हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग पद परिचय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे फर्स्ट वीडियो में जो हमारे रह गए थे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि पद परिचय के विकारी जितने भी विकारी पद होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है परिचय देते समय पद का, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि जो अविकारी शब्द हैं, अविकारी जो पद होते हैं, जो अविकारी पद परिचय में जो अविकारी पद होते हैं, उन पदों में जब उसका हम परिचय देते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट तालिका बनाई हुई है, पद परिचय तालिका। मैंने विकारी पद में भी तालिका बना करके आपको दी थी, इसमें भी मैं आपको एक तालिका बना के दे रही हूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। अब अविकारी पदों के लिए ये है, अविकारी पदों के लिए हमको मालूम है कि अविकारी पद वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होता है। उन शब्दों को ही विकारी बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं। तो ये वही है अविकारी पद। अब इस अविकारी पद में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको भी हम पहले देख लेते हैं। इसमें अविकारी पदों में आते हैं क्रिया विशेषण, यह आ जाएगा आपका, फिर समुच्चय बोधक, यह आ जाएगा संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। उसके अलावा एक और है निपथ। ये सारी चीज़ें अविकारी पदों में आ जाएगा। तो ये सारे इसके एक तरह से समझ लीजिए कि भेद ही हैं, ठीक है। तो इनको इन पदों में जैसे कि कोई पद हमारे पास क्रिया विशेषण वाला पद आया है जिसमें अंडरलाइन किया गया है कि इस पद का हमको परिचय दीजिए। अगर वो क्रिया विशेषण वाला पद है तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो हम यहाँ पे मैं आपको वही तालिका बता रही हूँ। जैसे मान लो कि कोई पद आपका है जिसका हमको परिचय देना, वो क्रिया विशेषण वाला है, तो उसमें सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण है, लेकिन वो किस तरह का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। ये सारे जितने भी मैंने भी बोले हैं ये क्रिया विशेषण के भेद ही हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये लिखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा विषय क्रिया भी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। अब विषय क्रिया क्या होती है कि वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई गई है, यानी कि वह क्रिया की बात करें, वह क्रिया जिसकी की विशेषता आपको वहाँ पे उस वाक्य में बताई जा रही है, तो वो भी आपको यहाँ पे उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें है कि हम लिंग, वचन, कारक हम इसमें नहीं लिखेंगे। जैसे कि हम विकारी पदों में लिख रहे थे, संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में हम उसका परिचय देते समय लिखते थे कि इसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये सारी चीज़ें लिखते थे। लेकिन अविकारी पद में ये सारे पदों में हमको ये सारी चीज़ों को नहीं लिखना है, इसका उल्लेख नहीं करना, क्योंकि इसमें अविकारी पद क्या होते हैं जिसमें कि लिंग, वचन, कारक, काल इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें इन सारी चीज़ों का उल्लेख नहीं करना, उसका परिचय नहीं देना। तो उसमें आपको क्या क्या परिचय देना है, सिर्फ उसके भेद बताने हैं, ठीक है, और विषय क्रिया बतानी है। तो ये सारी चीज़ आपको बतानी है। उसके अलावा अगर दूसरा आते हैं, नेक्स्ट इसका है समुच्चय बोधक। इसमें भी आपको क्या बतानी है कि वो किस तरह का है, समुच्चय बोधक किस तरह के हैं, उसका भेद आपको बतानी है। उसके अलावा आपको क्या बताना है कि उसके द्वारा जोड़े गए शब्द, वाक्यांश, इसका उल्लेख करना, यानी कि समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, और, इसलिए, या, अथवा, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका उल्लेख करना पड़ेगा कि उस वाक्य में वो जैसे मान ली कि मैंने बोल रही और एक और शब्द आपको दिया गया है, उसका परिचय करना है, यानी कि और शब्द जो है वो किन दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को अगर जोड़ रहा है तो उसका भी आपको उल्लेख करना पड़ेगा। इसका मैं उदाहरण आपको दूंगी तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, उसके भेद लिखना है और उसके द्वारा जोड़े गए शब्द, वाक्य या वाक्यांशों का भी उल्लेख करना होगा। ये दो चीज़ें आपको बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक, ठीक है। इसमें आपके संबंध बोधक में स्टूडेंट इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि के सामने, के पास, है ना, के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, ठीक है, के आसपास, के भीतर, के अंदर, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें संबंध बोधक में इस तरह के शब्द आते हैं। ये शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब उसमें आपको क्या क्या उल्लेख करना पड़ेगा, किस किस चीज़ का परिचय देना पड़ेगा। एक तो आप उसको बताएंगे कि वो उसका भेद क्या है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे जिन शब्दों के बीच संबंध बताए उनका उल्लेख कीजिए, यानी कि जिन शब्दों के बीच में वो संबंध बता रहे, जैसे कि मैंने के पास शब्द का आपको परिचय देना है, तो वो के पास जो शब्द है वो किन दो शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है उसका भी आपको उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी मैं एक उदाहरण दूंगी तो क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपका विस्मय आदि बोधक। इसमें आते हैं जैसे कि हर्ष वाले, उल्लास वाले, प्रशंसा सूचक, शोक, ये वाले शब्द आते हैं। जैसे कह सकते आह, छी, सावधान, खबरदार, बहुत खूब, शाबाश, ये इस तरह के शब्द आते हैं, है ना। तो उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके भाव भी बताने पड़ेंगे कि उस वाक्य में जो है जिसका आपको परिचय देना है, जिस पद का आपको परिचय देना है, उस जो पूरे वाक्य में है वो
किस तरह का भाव दे रहा है, घृणा का भाव दे रहा है या हर्ष का भाव दे रहा है या चेतावनी का भाव दे रहा है, तो उसका भी आपको उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये दोनों चीज़ें बतानी होंगी। अब इसमें आपको लिंग, वचन, कारक, काल ये सब कुछ नहीं बताना है। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो दोनों दो सब में दो हैं, तो उन दोनों ही चीज़ों का आपको उल्लेख देना पड़ेगा। जैसे कि भेद हो गया और उसके क्या भाव, ये दो चीज़ें, तो इसका आपको उल्लेख अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और है, अब अभिकारी पद में ये सबसे आखिर है निपात। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये निपात क्या होता है, ये वो शब्द होते हैं जो वाक्य को के अर्थ में बल देते हैं, वाक्य के अर्थ को अच्छे से बताने में या अच्छे से उसका वर्णन करने में बल देने वाला ये शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी होगी परिचय देते समय, उसका भेद आपको बताना पड़ेगा, उसका कार्य यानी कि उस शब्द का उस पूरे वाक्य में क्या कार्य है, वो क्या किस तरह का कार्य कर रहा है, तो वो आपको उल्लेख देना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, वाक्य के अर्थ को बल देने का यह कार्य करते हैं। जो निपात वाले जो पद होते हैं, उस पद का काम ही यही होता है कि वाक्य में वाक्य जो अर्थ है उसको बल देने का ही काम करता है ये। ठीक है, ये 5 चीज़ें होती हैं जो कि अविकारी पदों में आते हैं। तो इसका जब भी कोई अविकारी पद आपको उसका परिचय करने के लिए आता है, तो इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, जैसे कि भेद हो गया या उसके कार हो गया, उसके भाव हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। उसी के अनुसार अगर आप उसका परिचय देंगे उस पद का, तो कहीं भी कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब मैं सारे जितने भी मैंने अभी 5 अभिकारी पद बताएं, उसके एक एक दो उदाहरण आपको दे रही हूँ, जिससे कि ये आपको ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला उदाहरण मैंने लिया है कि बादल झमाझम बरस रहे हैं। अब इसमें अंडरलाइन है झमाझम। झमाझम जो पद है उसका आपको परिचय देना है, तो आप कैसे परिचय देंगे। झमाझम जो ये जो पद है, ये एक तरह से क्रिया विशेषण वाले पद है। ठीक है, आपको क्रिया विशेषण वाले जो पद होंगे उसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये इसमें है झमाझम जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाले पद है ये, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें क्या लिखना पड़ेगा, विषय क्रिया आपको लिखनी पड़ेगी। तो विषय क्रिया क्या है, हमने क्या बताया कि वो विषय क्रिया यानी कि वो क्रिया होते हैं जो कि विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो झमाझम है वो क्या विशेषता बतला रहा है कि बरस रहे हैं। कैसे बरस रहे हैं, वो झमाझम बरस रहे हैं, तो यहाँ विषय क्रिया क्या हो जाएगा, बरस रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको उसका उल्लेख करना पड़ेगा। और दो चीज़ें लिखनी होती है, बहुत सिंपल सी छोटे चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ये आपने एक तो भेद बता दिया, ठीक है, उसके बाद उसका क्या बता दिया, विषय क्रिया बता दिया। विषय क्रिया को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे बरस रहे हैं तो क्रिया हो गई, तो कैसे झमाझम बरस रहे हैं, तो ये उसका क्या हो गया, विषय क्रिया हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और उदाहरण है इसमें, इसे अभी पूरा कर लीजिए। ये आपका वाक्य है कि इसे अभी पूरा कर लीजिए, और अभी जो पद है इसका हमको परिचय देना। तो हम इस अभी पद का हम परिचय कैसे देंगे, तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो अभी शब्द है, ठीक है ना, वो किस में आते हैं, वो क्रिया विशेषण में आते हैं, क्योंकि आपको क्रिया विशेषण वाले सारे जो जितने भी उसमें शब्द आते हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ये अभी जो है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस को पढ़िए, इसे अभी पूरा कर लीजिए, यानी कहा जा रहा है कि अभी तुरंत उसको पूरा कीजिए, और अभी शब्द का आपको परिचय देना है। तो अभी का आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्या क्या कहा जा रहा है कि अभी करो, तुरंत करो। इसका काल क्या है, क्योंकि क्रिया विशेषण में के भेद क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये सारे विशेषण होते हैं, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके अलावा आपको इसमें और क्या परिचय देना पड़ेगा, विषय क्रिया आपको इसका भी परिचय ये भी बताना पड़ेगा, इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, पूरा कर लीजिए। ये आपका हो गया विषय क्रिया हुआ, यानी कि इसको पूरा कर लीजिए। तो इन दो चीज़ों को आपको यहाँ पे उल्लेख करना पड़ेगा। एक तो आपने उसका बता दिया कि क्रिया विशेषण है, ये किस तरह का है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद उसका विषय क्रिया आपको बताना पड़ेगा। इन दो चीज़ों का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने उदाहरण लिया है, तीसरा उदाहरण है, आंधी और तूफान आकर हाहाकार मचा देता है। ये आपका सेंटेंस है, वाक्य है कि आंधी और तूफान आके हाहाकार मचा देता है। अब इसमें और जो है, और जो पद है उसका हमको परिचय देना है। अब और का परिचय हम क्या देंगे, यहाँ पे और आ गया। ठीक है, तो और किस में आता है, ये आपका आ जाएगा समुच्चय बोधक पद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि ये समुच्चय बोधक पद है। ठीक है, क्योंकि आपको जितने भी मैंने 4-5 अभिकारी पद जो बताएं, उसमें आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, उसको आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप पहचान सकते हैं। ये और जो है ये समुच्चय बोधक पद है। ठीक है, क्योंकि जोड़ने वाला काम करता है, और जो है वो जोड़ने वाला काम करता है। इसी तरह और हो गया, इसीलिए हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, तथा हो गया, ये सारे शब्द जो होते हैं, ये सारे जो पद होते हैं, ये जोड़ने का ही काम करते हैं। चाहे वो वाक्य को जोड़ते हो, या शब्द को जोड़ते हो, या वाक्यांश को जोड़ते हो। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या उल्लेख और करना है, ये तो हमने एक तो हमने बता दिया कि ये कौन सा पद है, तो समुच्चय बोधक पद है। अब यहाँ पे हमको और क्या परिचय देना होता है कि हमको बताना पड़ता है कि तो किन किन शब्दों को जोड़ रहा है, यानी किन किन शब्दों को, वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ रहा है। तो इसमें क्या है, आंधी
और तूफान है। ये आंधी और ये जो तूफान है, इन दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आंधी और तूफान पदों को जोड़ रहा है, यानी कि आंधी जो शब्द है या पद है, या तूफान शब्द है पद है, इसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ये और कर रहा है। तो इसका आपको उल्लेख देना पड़ेगा। तो आपने ये उल्लेख दे दिया, हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कुछ उल्लेख इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, उदाहरण हमारा, उसने आने का कहा था मगर आया नहीं। ये हमारा क्या वाक्य है, उसने आने को कहा था मगर आया नहीं, और मगर में हमारा अंडरलाइन है, यानी कि इस मगर पद का हमको परिचय देना है। तो हम कैसे देंगे, ये मगर जो हो गया वो भी क्या हो गया, समुच्चय बोधक पद हो गया, ठीक है। तो आप इसके भेदों को नहीं, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी अगर आप उसको ये बता देते हैं कि ये समुच्चय बोधक पद है, तब भी यहाँ पे नंबर मिलेगा, ठीक है। और हमको क्या देना है, अब इसमें क्या है, का काम कौन कर रहा है, मगर कर रहा है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहा था मगर आया नहीं पदों को जोड़ रहा है। तो ये आप उल्लेख कर देंगे कि दो चीज़ें का हो गया, यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप समझिए, यहाँ पे मैंने समुच्चय बोधक के दो आपको उदाहरण दिए हैं। इन दोनों उदाहरण से आप क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या क्या परिचय में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानव आज भी मजबूर दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा वाक्य है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानव आज भी मजबूर दिखाई देता है, और इस वाक्य में हमको अंडरलाइन किया हुआ है के सामने, ठीक है। ये के सामने जो है इसका हमको परिचय देना है। तो हम कैसे परिचय देंगे के सामने का, तो सबसे पहले ये क्या हो गया कि संबंध बोधक पद है, ये है ना, के सामने क्या हो गया, संबंध बोधक पद है, ठीक है। ये हमने इसका परिचय दे दिया, ठीक है। उसके अलावा इसमें और हमको क्या बताना पड़ता है कि तो ये जो पद है इसका वाक्य में क्या संबंध है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपदाओं मानव और मानव के बीच संबंध जोड़ रहा है। ये जो के सामने है, ये जो के सामने पद जो है वो आपदाओं और जो मानव के बीच का संबंध बता रहा है। तो ये आपको उल्लेख करना पड़ेगा इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और है, के सामने है जो है ना, के सामने, तो इसके पहले आपदाओं और ये मानव, तो ये इन दोनों का ही आपको क्या होगा कि इन दोनों का ही ये संबंध दे रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो आप इसके आगे, के सामने के आगे और क्या पीछे शब्द पदों को लेकर के आप इसका उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका उदाहरण है, इसी से संबंध बोधक पद का ही उदाहरण है। इसमें क्या है, बच्चा माँ के साथ बाजार गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में के साथ जो पद है इसका हमको परिचय देना है। तो हम कैसे देंगे, ये क्या हो गया, हमारा संबंध बोधक पद हो गया, ठीक है। अब हमको उसका क्या संबंध है वो भी बताना पड़ेगा। माँ और बाजार के बीच संबंध जोड़ रहा है, यानी कि जो के साथ जो है ये जो पद है वो माँ और बाजार के बीच में क्या संबंध है उसका उल्लेख कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ का आप यहाँ पे उल्लेख करेंगे, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट उदाहरण, ओह यह प्राकृतिक आपदाएं तो कितना तहस नहस कर देती हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ओह, ठीक है ना, ओह जो पद है उसको देख कर ही आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का पद है, ये विस्मय आदि बोधक पद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या परिचय देना है, ओ का भी परिचय देना है और तो का भी परिचय देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले ओ का परिचय दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ओ जो है ये हो गया आपका विस्मय आदि बोधक पद हो गया, ठीक है। ये आप उल्लेख कर देंगे, लिख देंगे कि किस तरह का पद है। सेकंड में इसमें क्या लिखना होता है, आपको भाव भी लिखना होता है। तो ये किस तरह का भाव है, तो इस वाक्य को आप पढ़िए, ओह ये प्राकृतिक आपदाएं तो कितना तहस नहस कर देती है, यानी कि इस वाक्य को पढ़ने से हमको क्या भाव आ रहा है, ये शोक का भाव आ रहा है, दुखी का भाव, दुखी कर देने वाला हमको भाव आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये शोक है, यानी कि एक तरह से ये शोकवाचक विस्मय आदि बोधक है, यानी कि इसका भेद ही है ये। अब बस आपको इतना लिखना होगा कि भाव में आप क्या लिखेंगे, शोक लिख देंगे, हो गया, यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको हमको इसमें और क्या परिचय देना, तो का भी हमको इसमें परिचय देना। तो अब हम ये तो शब्द क्या है, ये तो शब्द हमारा क्या है, निपात शब्द ही पद ही है, ठीक है। अब इसमें हमको और क्या इसका परिचय देना होता है कि वाक्य के अर्थ को ये बल दे रहा है। अब इसमें हमको बताना पड़ेगा ये तो शब्द जो है ये हमारा जो पूरा ये वाक्य जो है उसको बल दे रहा है, उसके अर्थ को बल दे रहा है, यानी कि ओह ये प्राकृतिक आपदाएं तो कितना तहस नहस कर देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देती है, यानी कि उस वाक्य को के अर्थ को ये बल दे रहा है। तो ये सारे जो तो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये तो, भी, तक, भर, ये सारे शब्द जो हैं वो निपात शब्द ही होते हैं, निपात पद ही होते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है, तभी आप उसका परिचय अच्छे से दे पाएंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आपको इस जो वाक्य में दो पदों का आपको परिचय देना था, इस तरह आपने दो पदों का परिचय दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, छी यहाँ कितनी बदबू फैली है। ये आपका एक वाक्य है, ये सेंटेंस है कि छी यहाँ कितनी बदबू फैली। ये जो छी शब्द है, इस शब्द को ही आप पढ़ करके या देख करके ही समझ जाएंगे कि ये विस्मय आदि बोधक पद है।
तो आपका परिचय कैसे देंगे इस छी में, और क्योंकि छी में ही अंडरलाइन किया हुआ है तो इसमें आप कैसे परिचय देंगे, यह है क्या आपका हो गया विस्मय आदि बोधक पद हो गया। एक तो आपने ये लिख दिया। दूसरा इसमें हमको भाव भी बताना पड़ता है, तो इसका भाव क्या आ रहा है, घृणा सूचक, यानी कि हमको घृणा दे रहा है कि वहाँ बहुत सारी गंदगी फैली हुई है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, घृणा आ रही है, तो आप यहाँ पे भाव क्या लिखेंगे, घृणा या घृणा सूचक लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका ये आपका हो गया। इसमें नेक्स्ट आते हैं कि आपको ही जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस पूरे वाक्य में आपको ही जाना होगा और ही में ही अंडरलाइन है, तो ही जो है हमारा क्या हो गया, ये निपात शब्द हो गया। परिचय देते समय हम खाली लिख देंगे कि निपात पद हो गया ये हमारा। अब इसमें क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ को बल दे रहा है। बस आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, जो ही जो पद है वो निपात पद है और यह वाक्य के अर्थ को बल दे रहा है। हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। इतना आपको इसका परिचय देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण में। नेक्स्ट उदाहरण है स्टूडेंट, उसने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये हमारा वाक्य है, ये हमारा सेंटेंस है। क्या है, उसने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अब इसमें अंडरलाइन किस में है, तो में है और भी में है। ठीक है, यानी कि इस वाक्य में आपको दो ऐसे पद हैं जिसका कि आपको परिचय देना है। तो हम कैसे देंगे, अब यह अभी मैंने बताया कि जो तो है, भी है, ही है, भर है, तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह के जो पद होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो निपात में ही आते हैं। तो आप इसका परिचय कैसे देंगे, ये दोनों ही जो हैं वो निपात वाले पद हैं, तो ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये दोनों ही जो पद हैं वो वाक्य के अर्थ को बल दे रहे हैं, वाक्य के अर्थ को बल दे रहे हैं। हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। इसका परिचय बस आपको इतना ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है। अब नेक्स्ट उदाहरण है, इन उदाहरणों द्वारा हमने पद परिचय पाठ अच्छी तरह से सीख लिया है। एक तरह का मैंने उदाहरण दिया है कि अभी हमने पद परिचय वाला पाठ पढ़ा है, तो इसी को मैंने एक उदाहरण में दे दिया है कि इन उदाहरणों द्वारा हमने पद परिचय पाठ अच्छी तरह से सीख लिया है। ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा वाक्य है। इसमें हमको परिचय किसका देना, अच्छी तरह से इस पद का हमको परिचय देना। तो हम कैसे परिचय देंगे ये, अब यहाँ पे हो गया अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से जो ये जो पद है ये हमारे आते हैं क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण वाले शब्द है ये। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसका भेद आपको लिखना पड़ेगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह स्थानवाचक और क्या है, कालवाचक और क्या है आपके परिमाणवाचक, ये जितने भी क्रिया विशेषण है उसके कुछ शब्दों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या परिचय दिया कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसमें आप और क्या बताना होता है, विषय क्रिया भी बतानी होती है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, सीख लिया है। ये जो सीख लिया है यही हमारा क्या हो गया, विषय क्रिया हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये क्रिया वाले हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये विषय क्रिया है। तो इस तरह मैंने हर पाँच जो इसके भेद है, अभिकारी पदों के जो 5 इसके भेद है उसके सबके मैंने लगभग मैंने दो उदाहरण दिए हैं, जिससे कि आपको ये पूरा जो विकारी पद का जो उसको परिचय देना होगा उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो सारी चीज़ें आप इसमें समझ गए होंगे। ठीक है, बस विकारी और अविकारी पद में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि विकारी शब्द पद जो आते हैं उसका परिचय करते समय हमको उसमें लिंग, वचन, कारक, काल इसका भी उल्लेख करना पड़ता है, जबकि अविकारी जितने भी पद आते हैं जो भी हमने पढ़े हैं, क्रिया विशेषण हो गया, संबंधवाचक समेशन वो हो गए, उसके बाद आपके संबंध बोचक हो गए, उसके विस्मय आदि बोचक हो गए, ये जितने भी भेद हमने 5 तरह के भेद पढ़े हैं उसमें आपको लिंग, वचन, कारक, ठीक है, इस सब का कोई उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन सब में का कोई परिवर्तन नहीं होता, इन सब के आधार पर इसका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पद परिचय के सारे टॉपिक हम कवर कर लिए हैं, हर एक पॉइंट को मैंने इस दोनों ही वीडियो में आपको समझा दिया है। अगर इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पद परिचय देते समय आप किसी तरह की कोई गलती नहीं हो पाएगी।